नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है आत्मपरिचय और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके पहले आज का विचार है जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात यदि हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते भी निकाल ही लेते हैं। अर्थात हमारी इच्छा शक्ति यदि सुदृढ़ है तो किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है, किसी भी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। जैसा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, परिस्थितियाँ थोड़ी विषम अवश्य हैं, लेकिन हमने अपने सभी कार्य नए ढंग से, नए तरीके से, सुचारू रूप से करने के रास्ते निकाल लिए हैं और यही हमारी सुदृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो चलिए कविता हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। कविता का शीर्षक है आत्मपरिचय और कवि ने अपना परिचय देते हुए जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो अपने आप में विशेष हैं। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। हालांकि ये परिचय सभी के लिए है। हम सभी का शरीर नश्वर है, मन उल्लास से परिपूर्ण है और ये जीवन क्षणिक है। कवि ने विशेष रूप से अपने लिए मस्ती का मन का प्रयोग किया है, जो इनकी सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता है। कवि का परिचय थोड़ा सा और देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय कायस्थ पाठशाला से प्राप्त की। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। W.B. यीट्स पर शोध कार्य इन्होंने किया सेंट कैथरीज कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1953 और 54 में। प्रमुख कार्य इनके रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे, ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत रहे, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, हिंदी प्रचार आंदोलन से जुड़े, शेक्सपियर के मैकबेथ व ओथेलो का अनुवाद किया, भगवत गीता का अनुवाद किया और कुछ रूसी कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि ये कविता जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें हालावाद के बारे में जानना भी थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। हालावाद की शुरुआत छायावाद के बाद हुई। हालावादी काव्य पर फारसी साहित्य, विशेषतः उमर खय्याम का प्रभाव दिखाई देता है। उमर खय्याम ने ही सबसे पहले फ़ारसी में रुबाइयाँ लिखीं और इन्होंने ही साकी और पैमाना आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं उसको सूफ़ीवाद से जोड़ा, आत्मा परमात्मा से जोड़ा और लगभग वही सब कुछ बच्चन साहब की मधुशाला में भी दिखाई देता है। प्रेम को सर्वस्व मानना ही हालावादी कवियों का मूल सिद्धांत रहा है। हालावादी काव्य में सूफी दार्शनिकता भी समाहित है। बच्चन जी की कविताओं में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रसिद्धि के लिए एक जो सबसे अधिक इसकी अग्रणी है मधुशाला, वो अपने आप में पर्याप्त है और मधुशाला में उन्होंने कविता से संबंधित जो बातें लिखी हैं वो विशेष रूप से जानना चाहिए। उनकी स्वयं की पंक्तियां हैं, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिएं 2 लाख पिएं, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। अब इन्होंने पूरा प्रतीकात्मक रूप से अपनी पुस्तक के बारे में और उसकी रचना की जो विशेषता है उसके बारे में स्वयं लिखा है। तो मधुशाला इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध काव्य है और इसी श्रृंखला में 2 इनकी और रचनाएं हैं, मधुबाला और मधुकलश। ये तीनों ही
रचनाएं इनकी जो हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं या विशेष रूप से जानी जाती हैं। इसके अलावा भी इन्होंने और बहुत सी रचनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष रूप से जो जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है जो 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और इसके साथ ही मेरी कविताएं, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, जाल समेटा, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, बंगाल का काल और कुछ बाल साहित्य जैसे नीली चिड़िया, जन्मदिन की भेंट, बंदर बाँट आदि भी इन्होंने लिखा। 2 चट्टानें जो इनका संग्रह है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और आप देख सकते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब से ये पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो रहा है। कविता का मूल भाव हम लोग जान लेते हैं, बाकी विस्तार से हम लोग अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे। जैसा कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में बताया है। एक तरफ कवि जग जीवन को बहार कहता है, वहीं दूसरी ओर वह सभी के लिए प्रेम भी लुटाता है। जैसा कि हम लोग ने पहले अभी जाना कि सूफ़ी जो काव्य है या जो आप कह सकते हैं हालावादी काव्य है, उसमें प्रेम की पराकाष्ठा ही सर्वोपरि है। तो कवि भी इससे अछूता नहीं है और वो भी पूरे संसार में प्रेम लुटाता है। वह जग की परवाह ना करते हुए अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करता है। यहाँ पर उसके स्वाभिमानी व्यक्तित्व का पता लगता है, यानी वो जैसा है, जिस प्रकार का है, वो उसी तरह से रहना चाहता है। वो देखा देखी अपने व्यक्तित्व को बदलता नहीं। संसार से उसे कुछ लेना देना नहीं है, वह अपनी मस्ती में रहता है। लोग सांसारिक वैभव एकत्र करने के उपाय करते हैं, कवि इस संसार को ही ठोकर मारता है। कवि का कहना तो ये है कि वो अपने अनुसार अपने संसार रोज़ बनाता है और अपनी इच्छा से उसको मिटा भी देता है। यानी वो इस भौतिक संसार की कामना नहीं करता, वो अपने काल्पनिक संसार, अपने सपनों के संसार में ही मस्त रहता है। उसे यह संसार अपूर्ण लगता है क्योंकि उसके हृदय के तारों को झंकृत करने वाला प्रिय पात्र अब नहीं है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि इनकी जो पहली पत्नी थी श्यामा, उनका स्वर्गवास हो चुका है। उस समय ये कविताएं लिखी गई हैं और उनकी ही स्मृति जो है उसको इन्होंने अपने जीवन का अवलंबन माना है। सांसों के 2 तारों को झंकृत करने के पीछे वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि उनकी सांसें अभी चल रही हैं तो उसके पीछे वो प्रिय पात्र का जो स्नेह है वही है और उसी स्मृति के बल पर उनके सांसों का आवागमन आज भी चल रहा है। लेकिन उसी याद के साथ अपने जीवन, जिसे वह खंडहर कहता है, यानी अपने उस अपूर्ण जीवन को, क्योंकि वो एकाकी है, उस जीवन को वो खंडहर के समान मानता है। लेकिन उस खंडहर को वह राजाओं के महल से श्रेष्ठ बताता है। वो कहता है कि इसके ऊपर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। यानी अपनी स्मृतियों से युक्त वो संसार, वो स्मृतियाँ ही उसे ज़्यादा प्रिय हैं या उसके लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। कवि का कहना है कि वह अपने सपनों का संसार स्वयं बनाता है। उसके रुदन में भी राग है और शीतल वाणी में आग। यानी वो अपने जो कष्ट, जो अपने दुख, जो अपनी पीड़ा वो अपने गीतों के माध्यम से व्यक्त करता है। वो वास्तव में उसके हृदय की पीड़ा ही है जो गीत के छंद बनकर सामने आ जाते हैं। और उसकी शीतल वाणी में आग है, अर्थात उसकी वाणी में इतना जोश है, इतना उत्साह है कि वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। और कहीं ना कहीं उसकी उस वाणी में उसके विरह की अग्नि भी दिखाई देती है। कवि दीवानों के समान अपनी मस्ती में रहता है। कवि स्वयं को दीवाना कहता है और ये कहता है कि वो दीवानों का भेष लिए फिरता है क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहता है। वो संसार की देखा देखी अपनी बातों को, अपने क्रियाओं को बदलता नहीं है।
और सारे संसार को भी मस्ती का संदेश देता रहता है, और वो स्वयं भी मस्त रहता है और वो अपने गीतों के माध्यम से लोगों को मस्ती का संदेश देता रहता है, उनमें प्रेम का संचार करने की चेष्टा करता है। कविता का जो शिल्प सौंदर्य है, मुख्य बिंदु हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। कविता में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। प्रमुख अलंकार जो इस कविता में दिखाई देते हैं वो है मुख्यतः रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। स्नेहसुरा, भवसागर, इसमें रूपक अलंकार है। जगजीवन, स्नेहसुरा, झूम झुके, इसमें स्वरों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति के कारण। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार जो एक विशेष प्रयोग है इस कविता में, मैं और जग और कहाँ का नाता, ये उसकी मुख्य पंक्ति है। उसमें और के कारण एक विशेष व्यंजना उपस्थित की गई है, यानी कवि कहना चाहता है मैं तो दूसरी तरह का हूँ और संसार दूसरी तरह का है, इसलिए उसके और उस संसार में किसी प्रकार का कोई साम्य संभव ही नहीं है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि और शब्द से कई अर्थ निकल रहे हैं। रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि दोनों विपरीत सी अवस्थाएं हैं जिसको उन्होंने एक साथ प्रस्तुत किया है, और पूरी कविता में कहीं ना कहीं ये विरोधाभासी भाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि वो संसार से अलग हैं और कभी वो संसार के साथ जुड़े हुए भी अपने आप को दर्शाते हैं। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें एक लय और प्रवाह बना हुआ है। कविता में माधुर्य गुण देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये जान लें कि ओज जहाँ पर होता है, उत्साह जहाँ पर होता है वहाँ पर ओज गुण, जहाँ पर मधुरता है, श्रृंगार है, वहाँ पर माधुर्य गुण, और जहाँ पर शांति है, भक्ति भाव है, वहाँ पर प्रसाद गुण। यहाँ पर माधुर्य गुण है और आत्मकथात्मक शैली में पूरी कविता दिखाई दे रही है। वैसे तो शैली हम गद्य के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरी कविता चूँकि आत्मपरिचय है, स्वयं कवि अपने बारे में विस्तार से बता रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक शैली भी दिखाई दे रही है। आज के लिए आपका गृह कार्य है, आप ये जो कविता जो सामने आपको दिखाई दे रही है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, इस कविता को पूरा ढूंढिए और पूरी कविता पढ़िए, क्योंकि इसमें हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सब भी निरंतर अपनी कोशिश करते रहें और सफलता के उत्कर्ष को, सफलता के शिखर को आप नए नए सफलताओं के माध्यम से अर्जित करते रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद।